दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं देश में विभिन्न राज्यों में राजनीति लगातार गर्म हो रही है। विभिन्न पार्टियां अपने-अपने जो स्तर पर संगठन में बदलाव भी कर रही है और तमाम तरह की राजनीतिक संभावनाएं उसको वह मजबूत भी कर रही है अपने-अपने स्तर से। और उसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के अंदर भी इस समय बदलाव का दौर है। लगातार विभिन्न राज्यों में लगातार संगठन को परखा जा रहा है। संगठन में बदलाव की संभावनाएं भी लगातार मजबूत हो रही है। और हरियाणा भी उसमें से एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें कांग्रेस की पार्टी की सरकार आने की संभावना सभी लोग व्यक्त करते थे। लेकिन सरकार बनी बीजेपी की, तो उसके पश्चात कांग्रेस के अंदर एक भूचाल सा भी आ गया हरियाणा को लेकर कि आखिरकार जब संभावना इतनी मजबूत प्रबल थी हरियाणा के अंदर और हर कोई ये मान रहा था कि हरियाणा में इस बार सरकार बनेगी कांग्रेस की, लेकिन जीत गई बीजेपी। तो उसके पश्चात कांग्रेस के संगठन के अंदर नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हुआ। आपस में एक दूसरे को आरोप लगाना शुरू हुए कि इसकी वजह से हार हुई, इसकी वजह से ये हुआ। उसके पश्चात कांग्रेस के हाईकमान ने भी, शीर्ष नेतृत्व ने भी हरियाणा को लेकर बड़े गंभीर चिंतन मनन की शुरुआत उन्होंने कर दी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में बहुत जल्दी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आखिर हरियाणा कांग्रेस में चल क्या रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े वहाँ नेता माने जाते हैं। कुमारी शैलजा हो गए, रणदीप सुरजेवाला हो गए और किरण चौधरी, आपको पता ही चुनाव से पहले वह बीजेपी में चली गई थी। और वीरेंद्र चौधरी जो थे पहले, जो बीजेपी में थे, वो कांग्रेस में आ गए थे। तो तमाम तरह के बड़े नेता कांग्रेस के अंदर हरियाणा में हैं। लेकिन उसके पश्चात भी लगातार कांग्रेस में गुटबाजी हरियाणा में नए सिरे से लगातार बनती बिगड़ती दिखाई देती है। इन सब बातों पर चर्चा करने के मकसद हरियाणा प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और हरियाणा की राजनीति को बखूबी जानने वाले बहुत सीनियर जर्नलिस्ट आज इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ हरियाणा से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट धनखड़ साहब जुड़े हुए हैं। बहुत ही स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो धर्मपाल धनखड़ जी आज हमारे साथ हैं। धर्मपाल जी क्योंकि पिछले अनेक वर्षों से हरियाणा की राजनीति को बखूबी जानते हैं और रोहतक निवासी हैं। तो अब हरियाणा में इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है कि हरियाणा की राजनीति को लेकर, खासतौर से कांग्रेस को लेकर तमाम तरह की उहापोह की स्थिति एक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान रहेगी या कोई नया नेतृत्व कांग्रेस वहां पे एस्टैब्लिश करने की तैयारी में, क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, अ, विधानसभा चुनाव के बाद से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में जो है वो काफी तीखी बयानबाजियां भी हुई। चुनाव से पहले भी लटके झटके देखने को मिले। अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से, अपने अपने खेमे के तरीके से चलते हुए नजर आए। कुमारी शैलजा का रुठना, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से सत्ता का रुठना साबित हुआ है कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा चुनाव से पहले किसी एक वीडियो को लेकर के जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसको लेकर के जिस तरीके से नाराज हुई, वो नाराजगी शायद ये रही हो या ये दिखाने के लिए रही हो कि भाई वो केंद्र के नेता उन्हें पूछेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें मनाने आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ न। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई खास ध्यान दिया। ठीक है, उन्होंने एक बयान जारी कर औपचारिकता पूरी कर दी थी उस वीडियो के विरोध में। और राहुल गांधी ने भी जो है वो शैलजा की को मनाने की जो कवायद होनी थी, तो उसके लिए बड़ी देरी कर। तब तक नुकसान काफी हो चुका था। शैलजा अपने बयानों से हंस हंस के संकेत दिए जा रही थी और उसका नुकसान खामियाजा आखिर चुनाव परिणाम के रूप में कांग्रेस को उठाना पड़ा। और जो सत्ता कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही थी वो नहीं। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी ये था कि भाई सत्ता तो कांग्रेस की आएगी, जीते तो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के ज्यादा विधायक नहीं आने चाहिए, स्पष्ट बहुमत नहीं आना चाहिए। उनकी भी मंशा यही दिख रही थी कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो बिल्कुल कम हो, स्पष्ट बहुमत से थोड़ा कम रहे, ताकि निर्दलियों की खरीद फरोख्त करके वो अपनी कुर्सी पक्की रख सके। इस तरह की अनुमान कयास जो है वो पहले से ही लगाए जा रहे हैं। उधर शैलजा ने जो खेल किया, उसने जो है आती हुई सरकार कांग्रेस की वो बीजेपी में ट्रांसफर कर दी एक तरह से। तो बीजेपी जो है वो सत्ता में आई, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई, स्पष्ट बहुमत के साथ आई, जिसकी कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दी रही। लेकिन ये खेल गुटबाजी का जो कांग्रेस में हुआ,
जनता भाजपा की नीतियों से परेशान थी, वो उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उनके पास विकल्प कांग्रेस था और कांग्रेस पे जिस तरह से कांग्रेसी के विभिन्न खेमों में गुटबाजी हो रही थी, एक दूसरे की छीछालेदर कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उससे साफ हो गया था कि कांग्रेस भी विकल्प नहीं बन पाएगी। लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि कांग्रेस एक मजबूत विकल्प है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार राज्य में सत्ता में आई और ये रिकॉर्ड टूटा है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो है वो सत्ता सरकार बना रही। ठीक है, जनता का फैसला है, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, कांग्रेस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन इस चुनाव परिणाम के बाद केंद्रीय नेतृत्व जो है वो भूपेंद्र हुड्डा से खफा दिखाई। अब उसके कारण तो वही है कि भूपेंद्र हुड्डा ने भी शैलजा को मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सरकार किसकी आनी, संभावित रूप से कांग्रेस की आनी थी और सबसे बड़े नेता के रूप में भूपेंद्र हुड्डा बैठे थे, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो समय रहते शैलजा वाले मामले में कवर अप करते, उसको मनाते या वो अपने साथ लेके आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सत्ता कांग्रेस को मिलनी थी, इसलिए राहुल गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब की भी जिम्मेदारी बनती थी, कांग्रेस प्रभारी की भी जिम्मेदारी बनती थी, प्रदेश प्रभारी की भी, लेकिन किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की तत्परता नहीं दिखाई। जिस तरह का डैमेज चुनाव में होता है वो बड़ी तेजी के साथ होता है, और वैसा ही इस मामले में भी हुआ और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जब तक राहुल गांधी ने एक मंच पे लाने की कोशिश की या एक दिखावा किया एक मंच पे ला करके शैलजा के साथ, वो लोगों को लिए जो है एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं रहा। इस नतीजा वही रहा जिसका ये अंदाजा था कि कांग्रेस आपस में लड़ते हुए ही सत्ता गंवा देगी। अलग अलग गुट जो हैं वो हावी हैं, और एक तरफ हमारी शैलजा नाराज थी, तो दूसरी तरफ कैप्टन अजय यादव जो अहिरवाल में पुराने नेता हैं कांग्रेस के, वो भी अपने तरीके से नाराज ही रहते। वो इस वक्त नगर निगम निकाय चुनाव चल रहे हैं, उनमें भी अपनी नाराजगी आज ही उन्होंने बयान जारी करके की जाहिर की है कि उनसे जो है रेवाड़ी के बारे में नहीं पूछा गया कि किसका अध्यक्ष होगा जो चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। रेवाड़ी के प्रत्याशियों के बारे में उनसे पूछा नहीं गया। गुड़गांव और मानेसर के बारे में ही उनसे सलाह ली गई। यानी वो समझिए कि एक तरह से शिकायतों का पुलिंदा लेकर के खड़े। हालांकि उनका बेटा भी जो है वो पिछली बार जो हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें रेवाड़ी से हार गया विधायक पद। और बहुत ज्यादा पकड़ अब कैप्टन अजय यादव की भी अहिरवाल में नहीं रह गई। तो ऐसी स्थिति में कोई एक छत्रप एक इलाके में प्रभावी नहीं दिख रहा है। और ले दे के आज भी अगर बात करते हैं तो आज तक जो है प्रदेश कांग्रेस का एक तरह से विधायक दल का नेता भी नहीं चुना गया, जो बड़ी नाकामी की ओर इशारा करता है, या कांग्रेस की इस ढिलाई को ये मान सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा में कुछ बदलाव करना चाहता है। अभी तक बदलाव के नाम पे प्रदेश प्रभारी को बदला गया है, बीके हरिप्रसाद को एक बार फिर हरियाणा का प्रभार सौंपा गया है, लेकिन बीके हरिप्रसाद कितना कांग्रेस का संगठन खड़ा कर पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि अभी तक हम पिछले 10 साल में देख रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन नहीं खड़ा हो रहा। जमीनी स्तर पे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जो है वो नेता है, जो खड़े हैं, जो कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं वो अपने आप में नेता है। उनके पास संगठन की शक्ति नहीं है। कांग्रेस का जो सेवा दल होता था, कांग्रेस सेवा दल,
उसकी कहीं कोई गतिविधि दिखाई नहीं देती। आज ये नहीं पता चल रहा है कि कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष कौन है, कौन उसको संभाल रहा है। कांग्रेस सेवा दल धरातल पे काम करता था, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस का खुद का संगठन जिला स्तर का संगठन भी नहीं बन पाया, राज्य स्तर का संगठन भी नहीं बन पाया, ब्लॉक स्तर का संगठन भी नहीं खड़ा हो पाया है। और बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी चुनाव तभी जीत सकती है जब सत्ताधारी दल बिल्कुल ही नाकारा हो गया हो, लोग उसको बिल्कुल डस्टबिन में फेंकने के लिए तैयार हो। तभी कोई विपक्षी दल बिना संगठन के चुनाव में जीत सकता है। ऐसी हालात अभी हरियाणा में पैदा नहीं हुई है और ना ही देश में हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी बताया जा रहा है कि 5 मार्च को कांग्रेस की एक बैठक होनी है जिसमें संभवतः कांग्रेस विधायक दल का नेता का चुनाव हो। और यदि बीजेपी कांग्रेस को पार्टी आला कमान को अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष घोषित करना था या विधायक दल का नेता बनाना था, तो अब तक इतना देर करने की जरूरत नहीं। तो ये माना जा रहा है कि ये देरी जो है वो केवल इसलिए हो रही है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय किसी और को कांग्रेस विधायक दल का नेता विधानसभा में बनाया जाए। इस बात को लेकर के ये सारी कवायद चल रही है और ये संभव तो 5 तारीख को पता भी चल जाएगा कि कितनी कवायद है। जहां तक विधायकों की राय पूछी जाए तो 37 में से 31 विधायक जो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं और उनके साथ हैं। अगर विधायकों की राय से विधायक दल का नेता चुना जाता है तो ऐसी स्थिति में पार्टी आला कमान के लिए भी काफी दिक्कत भरा हो सकता है, काफी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं कि किसको अगर बदलती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय किसी अन्य को बनाना चाहता है पार्टी आला कमान, तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए ये फैसला कर पाना कि किसको बनाया जाए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों नीचे रखा है। तो ये इस तरह का मामला सारा जो है वो अभी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में जो अंदरूनी राजनीति चल रही है उसमें ये सब चल रहा है। प्रशांत। जी, जी। जैसा आपने कहा कि हरियाणा के अंदर जो नेताओं की आपस का जो टकराव है, नेताओं का जो अहम है, असल में मुख्य कारण वही है कि कांग्रेस की संभावनाएँ कमज़ोर उन्होंने चुनाव में कर दी, आपस की लड़ाई में। और जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में आपने कहा कि 31 विधायकों का समर्थन 37 में से उनको प्राप्त है। तो ऐसे में विधायक दल का नेता चुनना भी लगा इसीलिए शायद डिले हो रहा है कि आपस में सामंजस्य कैसे बने, नेताओं को जो टकराव है उसको कैसे समाप्त किया जाए। तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व की लीडरशिप की बात करें, तमाम जो विरोधाभास है हरियाणा के अंदर नेताओं के बीच में, उनमें समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार वहाँ बन गई है और जबकि अगर देखें हरियाणा की राजनीति को शुरुआत से देखें, तो बीच में कोई ज़्यादा वहाँ पे कोई मजबूत ग्राफ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद लगातार तीसरे टर्म में वह फुल मेजॉरिटी में अपने आ गए हैं। तो ऐसे में जब बीजेपी जहाँ अगर देखा मतलब कोई ऐसा मजबूत उनका ग्राफ नहीं रहा है, कोई मजबूत उनका इतिहास नहीं रहा है और कांग्रेस जो लगातार शासन में भी रही है, वह कहीं कम्पीट नहीं कर पा रही है आपस के टकराव से। तो नेता को समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है हरियाणा स्टेट की, कि हम आपस के टकराव की आपस में एक-दूसरे को कमज़ोर करने में तो ताकत लगा रहे हैं। लेकिन जो आपका अपोज़िशन है, जो आपकी सामने विरोधी पक्ष जो है, आप उससे लड़ने को तैयार नहीं है, अपने आपस में लड़ने को गुत्थम-गुत्था चल रही है। तो ये समझ में क्यों नहीं आ रही नेताओं को इन्हें? देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि पार्टी आलाकमान या ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं चाहते कि भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले किसी भी रूप में। वो भूपेंद्र हुड्डा को साइड ट्रैक तो करना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को साइड करने नुकसान कम से कम हो ये भी चाहते हैं, पार्टी को नुकसान कम से कम। तो वैसा कोई रास्ता अभी तक वो खोज नहीं पाए हैं। इस बात पर भी काफी मंथन हुआ है पार्टी में कि भाई भूपेंद्र हुड्डा के ही किसी समर्थक को विधायक दल का नेता बना दिया जाए, लेकिन उस पर भी अभी सहमति बनती दिख नहीं रही है।
भूपेंद्र हुड्डा ने जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में चंडीगढ़ में जो कोठी मिली हुई है, सरकार के बार बार कहने के बावजूद अभी तक उसको खाली नहीं किया है। वही सुविधाएं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं जो नेता प्रतिपक्ष को मिलनी चाहिए, और वही उनकी कोशिश है। तो भूपेंद्र हुड्डा भी अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, अपनी पकड़ मजबूत दिखाने के लिए, ताकि लोगों में उनकी पकड़ कमजोर ना हो। जिस जाट बेल्ट से वो आते हैं, जिसको हार्टलैंड ऑफ हरियाणा बोलते हैं, रोहतक सोनीपत जींद, उसमें वो अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। और ये पकड़ तभी मजबूत दिखे रहेगी जब उनकी पार्टी पर पकड़ हो। यदि उनको साइड कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से न केवल भूपेंद्र हुड्डा के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए और खतरे की घंटी हो सकती है। कांग्रेस को ज्यादा बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और कांग्रेस आलाकमान ये भी मान के चलती है कि भूपेंद्र हुड्डा अगर बागी हो जाते हैं तो उनके पास हरियाणा में क्या बचता है। तो तमाम स्थितियों पर विचार किया जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा बागी होकर के अलग पार्टी भी बना सकते हैं। एक आध बार वो मेरा ख्याल 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे, 5.5 साल पहले जो चुनाव हुए थे, उनको उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से एक धमकी भी दी थी कि भाई मैं अलग रास्ता भी अपना सकता हूँ अगर पार्टी आलाकमान उनके साथ नहीं है, उनको खुला हाथ नहीं देता है। तो इस तरह की संभावनाएं लगातार है। और एजेएल प्लॉट आवंटन का मामला उनके खिलाफ भी चल रहा है और उसमें सोनिया गांधी भी शामिल है। उस प्लॉट आवंटन मामले को लेकर के अभी सीबीआई भी एक्टिव है और कार्रवाई भी तेज हो जाती है जब जरूरत होती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी नेताओं और खास तौर पर प्रादेशिक छत्रपों को अपने नियंत्रण में रखने का जो तरीका है वो यही है कि उनके खिलाफ, जो छत्रपों के खिलाफ जो केस दर्ज, उनकी रफ्तार या तो बढ़ा दी जाती है या मंदी कर दी। जब वो ज्यादा बागी होने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बगावत दिखाते हैं, ज्यादा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हैं, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी। और जब वो शांत होकर बैठ जाते हैं, यानी एक तरह से वो संरक्षण मांगने पहुंच जाते हैं, अभयदान लेने पहुंच जाते हैं, तो फिर उनकी कार्रवाई कम कर दी जाती है, या वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उस कार्रवाई को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल देते। ये अब तक का नॉर्मल फिनोमिना है। इस सरकार की कार्य प्रणाली इसी तरह की, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की अगर हम देखें तो इनकी कार्य प्रणाली यही है कि जिस पे दबाव बनाना था, बहुत ज्यादा दबाव बनाया, वो पार्टी में आ गया, चाहे वो भ्रष्ट है चाहे जो, क्योंकि दूसरी पार्टी की सरकार गिरानी, वो हर प्रदेश में हुआ है। हरियाणा में भी कई नेता जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए पिछले चुनाव से पहले। जिस तरीके से किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस छोड़ करके, उससे पहले, उसके पिछले चुनाव, उससे पहले 10 साल पहले, 11 साल पहले जिस तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में गए थे, और इस चुनाव से पहले वो फिर एक बार कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस के काफी नेता जो है वो बीजेपी में जा चुके हैं पहले ही। और अब यदि दबाव बना और एक तरह से यदि भूपेंद्र हुड्डा को अगर बागी हुए और उन्होंने अगर वो रास्ता अपना लिया, पहले भी हरियाणा में इस तरह के उदाहरण हैं कि जब पार्टी आलाकमान को पसंद नहीं आए तो बंसीलाल को दरकिनार करने की कोशिश की, बंसीलाल ने अलग पार्टी बना ली। चौधरी बंसीलाल इमरजेंसी के एक तरह से इंदिरा गांधी के हमजोली, सारे उनमें जब उनकी जांच हुई इमरजेंसी के मामलों की तो सबसे ज्यादा केस इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बाद बंसीलाल पर ही आते। बंसीलाल ही तीसरे नंबर पर निशाने पर उस वक्त जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी।
लेकिन जब भजन लाल रास आने लगे बंसीलाल की जगह कांग्रेस को, तो फिर बंसीलाल नजरों से उतर गए और उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक अलग से पार्टी बना ली। उन्होंने पहले एक सामाजिक संगठन बनाया, हरियाणा विकास मंच, फिर उसको राजनीतिक पार्टी के रूप में बदल दिया। इसी तरह से जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चहेते हो गए आला कमान के, तो भजन लाल ने भी अलग पार्टी बनाई। बंसीलाल जरूर एक बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता तक पहुंच गए थे, थोड़े दिन रही, सरकार गिरा दी गई थी, बीजेपी के विधायकों ने जो है वो एक तरह से समर्थन वापस लेकर के, चौटाला को समर्थन देकर के सरकार गिरा दी। लेकिन भजन लाल बीजेपी के साथ समझौता करके भी सरकार तक नहीं पहुंच पाए। अब वही स्थिति लगभग जो भजन लाल और बंसीलाल के साथ रही, वैसी ही परिस्थितियां इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बनाई जा रही, क्रिएट की जा रही। और अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना है कि वो बागी होकर अलग पार्टी बनाते हैं या बागी होकर बीजेपी में चले जाते हैं। लेकिन बीजेपी को दोनों ही सूरत में फायदा हो। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बागी होकर अलग पार्टी बनाते हैं तो भी बीजेपी का फायदा है, और यदि वो सीधे बीजेपी में चले जाते हैं तो भी बीजेपी को। तो ये स्थिति कांग्रेस के लिए दोनों ही मामलों में घातक है। अब ये कांग्रेस को ये देखना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाए रखना है और कांग्रेस का अस्तित्व जैसा कांग्रेस में अब तक चल रहा है वही चलने दें, या कांग्रेस का स्वतंत्र अस्तित्व, कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाया से मुक्त करवाने के लिए किसी और को कांग्रेस की बागडोर, प्रदेश की बागडोर सौंपनी है पार्टी की, तो निश्चित रूप से खामियाजे के लिए, खामियाजा उठाने के लिए आला कमान को तैयार है। ये स्थितियां है, ऐतिहासिक उदाहरण भी मैंने आपको दिए कि क्या इतिहास में पीछे रहा है। तो इस तरह का प्रचलन इससे पहले, बहुत पहले की बात है, वो देवीलाल जी भी कभी कांग्रेस में होते थे, लेकिन जब कांग्रेस से अलग हुए और वो लड़ते चले गए तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक के पद तक पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा उम्र के जिस दौर में पहुंच गए हैं, वो दौर बंसीलाल और भजन लाल वाला है। वहां से बगावत जो है, क्योंकि देवीलाल बहुत यंग उम्र में जो है वो बगावत कर गए थे, हरियाणा निर्माण के बाद से ही उनकी बगावत एक तरह से शुरू हो गई थी। थोड़े दिन बाद ही उन्होंने जो है अलग राह अपना ली थी, तो उनकी उम्र संघर्ष करने लायक थी। लेकिन इस वक्त जो हित सबसे बड़ी भूपेंद्र हुड्डा के सामने है, अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं तो एक तो उनकी उम्र और उनका स्वास्थ्य, और दूसरा अभी पार्टी संगठन कितना वो बना पाएंगे प्रदेश में अलग से, ये देखने वाली बात होगी। और जो बिल्कुल 31 बिल्कुल। विधायक जो उनके समर्थक माने जाते हैं, कितने उनके साथ जाए। अब ये सारा गणित का आकलन जो वो पार्टी आला कमान भी लगा रहा है, सारा हिसाब किताब देख रही है, और तभी वो कोई फैसला लेंगे। इसीलिए ये नेता प्रतिपक्ष का चुनाव या विधानसभा में विधायक दल के नेता का चुनाव में इसीलिए देरी हुई कि भाई कम से कम नुकसान हो और किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा को साइड किया। अब ये कम से कम नुकसान वाली बात जो है अभी तक कांग्रेस आला कमान ढूंढ नहीं पाए, इसीलिए सारा लेट लतीफ हो रहा है मामला। 5 तारीख को भी इसका फैसला होगा, इस बारे में भी आशंकाएं जाहिर की जा रही है। जी प्रसाद। हाँ, जब भी पता चल पाएगा कि मीटिंग के पश्चात भी क्या फैसला होता। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि लगातार कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में अब आने वाली जो विरासत है राजनीति की, उसको मतलब कमान हरियाणा की एक तरह से उन्हें देना चाहते हैं। लोकसभा सदस्य रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, और बड़े नेता के तौर पर जाने भी जाते हैं। उन्होंने लगातार सक्रियता भी उनकी बड़ी बनी हुई है। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर जो अपनी कमान है, हरियाणा नेतृत्व की जो कमान है, वह दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में देने की एक इच्छा भी है भूपेंद्र हुड्डा की, ये भी कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके क्या इसको लेकर भी नेताओं का द्वंद्व आपस में, जो दूसरी लीडरशिप है कांग्रेस की हरियाणा के अंदर?
देखिए, दीपेंद्र हुड्डा का व्यवहार के हिसाब से, जनता में लोकप्रियता के हिसाब से दीपेंद्र हुड्डा एक अच्छे नेता की तरह। लोकसभा में जो वो सवाल उठाते रहे हैं, पढ़ा लिखा है, सारी बात। लेकिन उस तरह की एक्सेप्टेंस जनता के बीच दीपेंद्र हुड्डा की नहीं है कि उसको एक छत्र नेता के रूप में या प्रदेश के नेता के रूप में एस्टेब्लिश किया जा सके। अगर ऐसा होता तो अब तक भूपेंद्र हुड्डा उनको एस्टेब्लिश कर चुके होंगे। कई बार वो विधायक भी बन चुके हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, तो सांसद भी बन चुके हैं और राज्यसभा में भी रहे हैं, लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दीपेंद्र हुड्डा को नेतृत्व तो देना चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन खुद की कीमत पर नहीं। वो चाहते हैं कि मैं इनको एस्टेब्लिश करूं, जैसे हर बाप चाहता है। देवीलाल भी जीते जी जो है वो ओम प्रकाश चौटाला को कमान नहीं सौंपना चाहते। उन्होंने भी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चुने गए तो बीडी गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। बंसीलाल ने भी कभी सुरेंद्र को अपनी विरासत का वारिस मानते हुए कभी उनको कमान नहीं सौंपी। जीते जी उन्होंने भी कमान नहीं। इसी तरह से भजन लाल ने भी कोशिश की थी। भजन लाल बड़े बेटे को छोड़ के छोटे बेटे की तरफ थे, कुलदीप बिश्नोई की तरफ उनका झुकाव था। उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत उनको जरूर सौंपी, लेकिन एस्टेब्लिश वो भी नहीं कर पाए कुलदीप बिश्नोई। तो एक नेता के रूप में एस्टेब्लिश करना और एक पार्टी के मुखिया के रूप में एस्टेब्लिश करना, इसमें कोशिश भूपेंद्र हुड्डा की लगातार है। लेकिन वो वही चाहते हैं कि पावर मेरे पास रहे और दीपेंद्र हुड्डा लोगों के बीच अपनी पैठ पर। वो उनकी कार्य प्रणाली अब तक की रही है। निसंदेह दीपेंद्र हुड्डा एक अच्छे नेता है, एक अच्छे युवा है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको अच्छा मानता हूँ अन्य के मुकाबले। जो दूसरे बड़े नेताओं के पुत्रान हैं, चाहे वो बंसीलाल के रहे हों, चाहे वो मदन लाल के हों, या किसी और अन्य बड़े नेता का पुत्र हो, उन सबको देखते हुए ये काफी, चाहे चौटाला के बेटे रहे हों, बेटे पोते रहे हों, उन सब में मैं इसको बेहतर मानता हूँ, बेहतर इंसान मानता हूँ। राजनीतिक कैसा साबित होगा ये अलग। तो अब हुड्डा की कोशिश यही है कि उसकी राजनीतिक विरासत जो भी है वो बेटे को मिल जाए, जैसे हर बात की होती है। हिंदुस्तान में राजा अपने बेटे को राजा बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है। मोस्टली ये देखने में आता है। तो विरासत सौंपने वाली बात है, और निश्चित रूप से उनकी जो भी विरासत है उसका इकलौता वारिस जो है वो दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, बड़ी बात ये है कि इनके परिवार का कोई अन्य सदस्य इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं है, जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के तमाम सदस्य जो हैं, या चौधरी देवीलाल के परिवार के तमाम सदस्य जो हैं, वो राजनीति में हैं। और बंसीलाल के दोनों बेटे भी राजनीति में रहे हैं, और भजन लाल के दोनों बेटे भी राजनीति में रहे हैं। लेकिन इनको भूपेंद्र हुड्डा के भाइयों ने, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, उनके बच्चों ने एक तरह से राजनीति का, परिवार की तरफ से राजनीति करने का अधिकार इन्हीं को दे रखा है, पिता पुत्र। इसलिए इनके बीच कोई खिंचाव नहीं है, परस्पर परिवार में कोई झगड़ा नहीं है इस बात को लेकर के कि राजनीति में लीड कौन करे। भूपेंद्र हुड्डा ने लीड किया रणबीर हुड्डा की विरासत को लेकर के, और अब भूपेंद्र हुड्डा की विरासत को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा लीड कर रहा है। उनके कजन इसमें कहीं रास्ते में रोड़ा नहीं बन, जो उनके चाचा ताऊओं के बच्चे हैं वो इसमें कहीं
अरोड़ा नहीं बने। तो ये एक फेवरेबल बात है दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी और भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी कि उनके परिवार की सड़कों पर लड़ाई नहीं है। जिस तरह से बंसीलाल के बेटों की होती रही है, भजन लाल के दोनों बेटों की होती रही है, देवीलाल के बेटों की भी खूब हो रही है, ओम प्रकाश चौटाला के बेटों की और पोतों की भी चल ही रही है। तो ये जो पारिवारिक खींचतान है वो एक तरह से इनके लिए उस पारिवारिक खींचतान से ये बचे हुए हैं, क्योंकि पूरे परिवार का समर्थन इन पिता पुत्र को है। तो ये एक फेवरेबल बात है इनके लिए। और दूसरा, दीपेंद्र हुड्डा का मुलायम व्यवहार, मिलनसारिता, ये उसको लोगों के बीच जो है लोकप्रिय तो बनाती, स्वीकृति तो करती है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ आती है कि हरियाणवी और खास तौर पर जाट वो मजबूत और दबंग नेता को पसंद करते हैं, और दीपेंद्र हुड्डा वो दबंग वाली छवि नहीं बना पाए जिस तरह से चौधरी देवीलाल के बेटों ने बनाई थी, ओम प्रकाश चौटाला ने, फिर ओम प्रकाश चौटाला के बेटों ने बनाई। उस तरह की दबंग वाली छवि जो है वो दीपेंद्र हुड्डा की नहीं। वो एक सौम्य और शांत व्यवहार के, हसमुख व्यवहार के उनका है, तो वही उनकी छवि। तो अब जो दबंग बनने वाली बात है वो अभी तक उनमें नजर नहीं आई। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस तरह की दबंगई के लिए नहीं जानी, वो भी सौम्य व्यवहार के साथ जाने गए हैं, उसी के हिसाब से वो चलते आए हैं। वो दबंगई उन्होंने भी नहीं दिखाई, दबंगई के लिए भूपेंद्र हुड्डा को भी नहीं, लेकिन उनको एक तरह से जब ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल परिवार और भजनलाल परिवार से और बंसीलाल परिवार से लोगों का मोह भंग हुआ, तो भूपेंद्र हुड्डा को एक विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया। तो हो सकता है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को किसी रूप में कमान सौंपी जाए तो बाकी परिवार तो अब अपनी राजनीतिक साख खो चुके हैं। एक तरह से सही मायने में देखें तो बंसीलाल परिवार की जितनी भी साख है वो किरण चौधरी के पास बची। वही स्थिति, किरण चौधरी को बीजेपी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाई, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बना, चाहे उसको वैसे जो पोर्टफोलियो दे दे, जो जिस तरह से उनको आगे बढ़ा दे, ये वो स्थिति यहाँ दिखाई नहीं दी। वही स्थिति भजनलाल परिवार की, कुलदीप बिश्नोई बेशक भाजपा में शामिल हो चुके हैं, वो भी अपने बेटों को राजनीति में एस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगे हैं, अपनी राजनीति उनकी खत्म हो। तो और देवीलाल परिवार की राजनीति में काफी कुछ इस चुनाव में भी, पिछले बीते चुनाव में भी काफी कुछ होया है देवीलाल परिवार में राजनीतिक रूप से। तो एक तरह से जो वैक्यूम की स्थिति आई है उसका फायदा अगर दीपेंद्र हुड्डा को एस्टेब्लिश करते हैं तो मिल सकता है, उसी को, पार्टी को भी मिल सकता है, उनको भी मिल सकता है, दीपेंद्र हुड्डा को। अब ये पार्टी आला कमान पे निर्भर करता है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा बतौर सांसद बैठे हैं तो विधायक दल का नेता तो उन्हें नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये हो सकता है कि पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष उनको बना दिया जाए और विधायक दल का नेता जो है किसी अन्य को बना दिया जाए। हाँ, तो पावर इस शेयरिंग तरह से विभिन्न नेताओं में पावर शेयरिंग हो जाए तो सामंजस्य बन सकता है। जो हाँ, तो कोई आपस में दूर की विवाद है, नेता आपस में जो अंतर्कल है, उसमें बनाने, विराम भी लग सकता है। हालांकि अच्छा, कैप्टन अजय सिंह यादव जो हैं, अहिरवाल के बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जिस तरह से वह भी अपना संतोष कई बार जाहिर कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने पत्र के माध्यम से भी, उसके पश्चात उनके बेटे ने, जैसा उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे वापस समझाया। तो जो कैप्टन अजय यादव की जो शिकायतें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, वो कितनी जायज हैं
और क्या कितना वह अपने लिए चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर उन्हें मतलब ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें बनाया हुआ था। लेकिन बात है पर कि तमाम नेता जो विभिन्न क्षेत्रों के हरियाणा के हैं, वह कहीं न कहीं संतुष्ट नज़र आते हैं और कांग्रेस नेता तो सबकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करे? वो सरकार है नहीं वहाँ पे। सरकार होती, सत्ता होती, तमाम तरह के चीज़ें होती हैं कि आपको मंत्री बना देंगे या किसी आयोग का अध्यक्ष बना देंगे, तमाम तरह की सुविधाएँ होती हैं। लेकिन सत्ता में ना रहने के पश्चात आप कैसे सभी को सामंजस्य के साथ संतुष्ट कैसे करें कांग्रेस नेतृत्व भी? तो ये भी बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, सवाल बड़ा बढ़िया है और मैं समझता हूँ कि जब विपक्षी कोई भी दल हो और अपने छत्रपों को और अपने चुनवैये नेताओं को शांत करने की, संतुष्ट करने की बात आती है, तो उनके पास संगठन में जगह देने के अलावा और कोई चारा नहीं। एक संगठन में ही उनको कमान सौंपी जाती है। मैं समझता हूँ कैप्टन अजय यादव को ओबीसी सेल का राष्ट्रीय एक तरह से ओबीसी सेल में ले रखा है। पद क्या है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। अब वो ओबीसी सेल के राष्ट्रीय जो भी उनके पास पद है उसमें भी कुछ अध्यक्ष खास, बनाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ था शायद। हाँ, कुछ खास नहीं कर पाए। हुँ, दूसरी बात ये है कि उनका अपना अस्तित्व कितना है। जब वो अपने बेटे की सीट नहीं निकाल पा रहे हैं तो प्रदेश की अन्य सीटों पर वो क्या कर पाएंगे? सोचने वाली बात। यही रणदीप सुरजेवाला को लेकर के, रणदीप सुरजेवाला बड़े सुलझे हुए नेता हैं, बड़े शार्प हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं और बीजेपी को पर हमला करने के लिए वो बड़े कुशलता के साथ हमला करते हैं, तथ्यों के साथ बोलते हैं। तो अब पार्टी संगठन में तो एडजस्ट हो गई, लेकिन प्रदेश में उनकी स्वीकार्यता कितनी है, ये देखने वाली बात। प्रदेश में उनकी स्वीकार्यता तभी हो सकती है, एक नेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही। वो अपनी सीट पहले खुद भी हार गए थे चुनाव, अब बेटे की सीट उनकी बच गई है, लेकिन उस सब के बावजूद क्या कर ले, एक अपनी सीट निकालने के अलावा कहीं उनका कोई प्रभाव नहीं। कुमारी शैलजा की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है कि ये नहीं कह सकते कि वो देश हरियाणा की एक छत्र दलित नेता है। नहीं। तो नेता, कोई भी पार्टी अपने नेताओं को उसकी जनता में कितनी पहचान है और कितना उनमें दम है, कितना लोगों तक में पकड़ रखते हैं, उसी के हिसाब से तो देती है। अब वो कांग्रेस के किसी नेता में भी हरियाणा भर में दिखाई नहीं देता। अगर दूसरा एक नेता वीरेंद्र सिंह है, उनमें उनके हरियाणा भर में समर्थक है, लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है और वो अपना वो अधिकार बहुत पहले खो चुके हैं जो उनको प्रदेश की जनता नेता के रूप में माने। जब वो भजन लाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और पूरी कांग्रेस की मंडली समेत भूपेंद्र हुड्डा, सब लोग ये कह रहे थे कि इस बार जो है, वो 90 के दशक की बात मैं कर रहा हूँ, कि भजन लाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, राजीव गांधी ने इनको मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया है। लेकिन चुनाव से पहले राजीव गांधी नहीं रहे और फिर पार्टी तो बहुमत के साथ जीती, लेकिन भजन लाल मुख्यमंत्री बन गए। और भजन लाल को जिस बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया, उसमें विधायक दल के नेता के रूप में जो नाम प्रपोज किया गया, करवाया गया, वो वीरेंद्र सिंह से करवाया गया। तो लोगों ने उनको एक कमजोर नेता के रूप में मान लिया कि ये कमजोर नेता है, रीढ़ नहीं है इसके पास। ये स्थिति जो है, बेशक वो अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति बताते रहे। इस बार उनका बेटा अपने हल्के में चुनाव हार गया, पिछली बार उनकी पत्नी भी हार गई थी। तो अब ऐसा कोई सर्व स्वीकार्य नेता कांग्रेस के पास नहीं है
जिसको ये कहा जाए कि ये प्रदेश कांग्रेस का नेता हो सकता है और इसकी सभी वर्गों में स्वीकार्यता है या उसके पास सबसे ज़्यादा समर्थक हैं, वोटर हैं, ये वोटरों को खींचने की ताकत रखता है। ऐसा कोई हुनरमंद नेता इस वक़्त प्रदेश कांग्रेस के पास नहीं है, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हो। अगर जो सीटें आई हैं, अब ये देख सकते हैं कि जो सीटें आई हैं, उनमें अगर 31 भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक जीते हैं, तो निश्चित रूप से बाकी किसी नेता की कोई औकात, इतनी बड़ी औकात नहीं बचती है कि वो प्रदेश स्तर पर पार्टी को आगे लेके चल सके। पार्टी को युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पार्टी आलाकमान को इस बारे में सोचना होगा और सबसे पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में बढ़ना होगा। अब ये देखने वाली बात है कि वो भूपेंद्र हुड्डा को साथ लेकर के बढ़ते हैं या भूपेंद्र हुड्डा के अलग होने का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई का विकल्प क्या है उनके पास, ये सब आलाकमान को देखना। तभी कोई फैसला प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा रख पाए। बिल्कुल। अन्यथा तो पार्टी आलाकमान की भी मजबूरी है, वो कहीं कुछ और कर नहीं पाएगा। अगर पार्टी आलाकमान बोर्ड फैसला लेता है और किसी युवा नेता को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्थापित करता है और किसी भूपेंद्र हुड्डा से अलग उठ के किसी नेता को विधायक दल का नेता चुनता है, तो फिर उस स्थिति में जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है, ये देखने वाली। नहीं, नहीं, ठीक बात है कि सामंजस्य बनाना ही बड़ा एक पर्सन की बात ही लीडरशिप के सामने भी है, कि सामंजस्य कैसे बनाए और कैसे जो संगठन का जो मतलब विस्तार है उसे कैसे करे, किसकी ज़िम्मेदारी दे। अच्छा, निकाय चुनाव भी वहाँ पे कि जो नगर निगम निगम के, पंचायत के, निकाय के, उसमें क्या स्थिति लग रही है वर्तमान अगर परिदृश्य की बात करें, कितनी तैयार है पार्टी? देखिए, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, ये बेशक कोई भी पार्टी, हालाँकि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने निशान पे चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार वो अपने चुनाव निशान पे नहीं लड़ी और कांग्रेस ने चुनाव निशान पे लड़ने की घोषणा की। शायद ये पहली बार हो रहा है। होता ये है कि निकाय चुनाव में जो भी जीतता है, उनमें से 90% जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें किसी का जीतना, किसी का हारना कोई मायने नहीं रखता। मायने तभी रखता है जब विपक्ष के पार्षद ज़्यादा जीते और वो सत्ताधारी दल की तरफ ना जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। आम तौर पे पार्षद जो हैं वो सत्ताधारी दल की तरफ चले जाते हैं। निर्दलीय जो निगमों के या नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैन चुने जाते हैं, डायरेक्ट, वो भी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए अंततः जो है उधर ही चले जाते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ। तो इसलिए ये कहना, देखिए, जीत तो दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक ज़्यादा जीतेंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी जो जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएँगे। उन पे कोई दल-बदल विरोधी विधेयक तो, कानून तो लागू होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस चुनाव का पार्टी से लेकर के पार्टी के लिए महत्व हो सकता है, पार्टी के हिसाब से लोगों के लिए महत्व नहीं। लोगों को पता है कि जिसको वो चुन रहे हैं वो जीता, तो वो उसी तरफ चला जाए। ये भी लोगों को पता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है बहुत ज़्यादा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने।
और तमाम तरह की चुनौतियाँ भी हैं पार्टी के अंदर, कैसे उसको रिवाइव करने की बात है, पार्टी की लगातार कही जा रही है कांग्रेस के अंदर। और इस बार लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने स्टैंड लिया है, तो उससे संगठन में बदलाव बड़े स्तर पर निश्चित रूप से होंगे। और इसलिए वो बड़े जो नेता है, जो मठाधीश बने बैठे हैं हरियाणा कांग्रेस में, उनकी भी चिंताएँ बढ़ गई हैं कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी है। जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया है, आपस की जो अंतर्द्वंद है पार्टी के अंदर, नेताओं जो आपस में कलह हैं, आपस के जो टकराव हैं उनके, उसके ऊपर निश्चित कठोर कदम उठाने की उनकी तैयारी भी है। लगातार ये चर्चा भी बनी हुई है कांग्रेस के अंदर कि संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं, और विभिन्न जगह इसकी शुरुआत भी हुई, कुछ लोग नेताओं को पार्टी से बाहर भी निष्कासित भी किया है। तो तमाम संभावनाएं आने वाले समय में पता चलेगा। और जैसे आपने बताया पूरे विषय को परिभाषित किया है, मुझे विश्वास भी है हमारे दर्शकों को भी विषय समझ में आएगा, और उन्हें हरियाणा राजनीति में क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर वो भी उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। और इन्हीं बातों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।